तो हम इसके पहले क्लास 11th की एनसीईआरटी का काफी पोर्शन जो है फर्स्ट चैप्टर का और यूनिट 1 भी है, उसका हमने काफी पोर्शन कंप्लीट कर दिया था। आप चाहें तो मेरे पहले वीडियो में देख सकते हैं। आज हम इसमें औद्योगिक क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। कल वाले वीडियो में हमने कृषि क्षेत्र तक कंप्लीट कर दिया था, तो आज हम औद्योगिक क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और अपने चैप्टर को भी स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको कल ही बता दिया था कि जो कृषि क्षेत्र पढ़ा था 1947 के टाइम पे, जो हमारा भारत था वो काफी हद तक जो था वो कृषि अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, क्योंकि 85% लोग थे वो कृषि पे ही डिपेंड थे। मतलब वो खेती वगैरह ही करते थे और उसी से उनकी आय होती थी और उसी से अर्थव्यवस्था में 85% का योगदान होता था। धीरे धीरे जब चीजें चली तो मैंने आपको ये भी बताया था कि उस टाइम पे जो भी हमारा औपनिवेशिक जो शासन कर रहे थे, जो औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत हमारा जो भारत था, उसमें कृषि क्षेत्र में बहुत ज्यादा उन्नति नहीं हुई थी। वैसे ही औद्योगिक क्षेत्रों में भी बहुत ज्यादा उन्नति नहीं हुई। तो हम आज औद्योगिक क्षेत्र को पढ़ते हैं। जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र, जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इसमें अब क्या क्या है, तो इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण चीजों को जानेंगे। पहले हम जानते हैं औद्योगिक क्षेत्र में क्या क्या हुआ। तो देखिए, सुदृढ़ विकास नहीं हो पाया, मतलब इसमें भी बहुत अच्छी तरीके से विकास नहीं हुआ, या हम ये कह सकते हैं इसमें जो है वो डेवलपमेंट का जो ग्राफ है औद्योगिक क्षेत्र का, ये ऊपर नहीं गया। ये भी एक काम चलाओ की तरह ही काम कर रहा था। उसके बाद शिल्पकारों का अंत, उसमें उस समय पे फिर क्या होने लगा कि शिल्पकारों का अंत होने लगा। जो कारीगर वगैरह थे उनका अंत होने लगा, वो धीरे धीरे सिमटते चले गए। तो जब वो शिल्पकार का जब अंत होने लगा तो इससे बेरोजगारी बढ़ी। जो लोग उस समय पे लोग जो काम कर रहे थे, जब वो काम ही उनके खत्म होने लगे तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी ही। उस समय पे जो लोग जिस काम में कुशल थे उस काम को करते थे, जैसे शिल्पकारी वगैरह बहुत ज्यादा लोग करते थे कृषि के बाद, तो वो भी क्या होने लगा, तो वो भी जो है आपका वो धीरे धीरे बंद होने लगा। जब शिल्पकारी बंद होने लगी, शिल्पकारों का अंत होने लगा, तो बेरोजगारी भी बढ़ने लगी। उसके बाद अगर हम आते हैं हम अगर 1947 काल को देखें तो हम वी औद्योगिक काल कहते हैं उसको। वी औद्योगिक काल हम इसलिए बोलते हैं कि वो ऐसा समय था जहां पर बहुत ज्यादा जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया, मतलब इंडस्ट्रीज तो थी लेकिन एक गिनी चुनी थी। जिस तरीके से डेवलपमेंट होनी चाहिए थी उस तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। उसका जो मेन कारण था वो थे अंग्रेज। वो ये नहीं चाहते थे कि हमारा जो देश है वो परिपूर्ण विकास करे या विकास की ओर तेजी से बढ़े। उनका मोटिव था, उनका जो मेन लक्ष्य था वो अपने देश को विकास की ओर बढ़ाना था और भारत को एज अ सब्जेक्ट की तरह उनको यूज करना था, या एक एज अ ऑब्जेक्ट की तरह वो अपने फायदे के लिए यूज कर रहे थे। तो हमको ये तो समझ में आया कि सुदृढ़ विकास नहीं हो पाया, शिल्पकारों का अंत होने लगा जिससे बेरोजगारी बढ़ने लगी। ये वी औद्योगिक काल, इसको वी औद्योगिक हम काल भी कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कुछ मामलों में अगर हम देखें तो ये कुछ मामलों में अच्छा था। उसमें क्या अच्छा था, तो उस समय पे महाराष्ट्र और गुजरात में जो था वो सूती कपड़ों का, पटसन का, इसका जो है वो धीरे धीरे विकास होने लगा था। उस समय पे 1947 के समय पे जब हमारा देश विभाजन के उस पे आ गया था, जब विभाजित होने वाला था या हो चुका था, उस काल में महाराष्ट्र और गुजरात के एरिया में जो है वो आपका सूती और पटसन का धीरे धीरे करके विकास होने लगा था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, उसी दौरान टिस्को की स्थापना होती है। 1907 में टिस्को की स्थापना होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कुछ नकारात्मक प्रभाव की, तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग ये सारे तो नकारात्मक ही मतलब प्रभाव पड़ रहे हैं कि विकास नहीं हो पा रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, शिल्पकारों का अंत है। उसके बाद भी जो नकारात्मक जो हमारा प्रभाव पड़ा था वो था आपका पूंजीगत अभाव। मतलब कि क्या था कि जब प्राचीन अगर हम भारत को देखें तो हमारा देश फिर भी एक व्यापार, हमारा जो देश है, देश समृद्ध व्यापारी देश था, क्योंकि रेशम का हमारे यहाँ से व्यापार होता था। प्राचीन भारत की मैं बात कर रही हूँ। सूती का हमारे यहाँ सूती था, मलमल हमारे यहाँ उपलब्ध था, पटसन की खेती, सारी चीजें होती थी। इनके आने से क्या हुआ कि ये अपने फायदे के अकॉर्डिंग जो है वो हमारे देश को यूज कर रहे थे। इनको लगता था कि जिस चीज से हमारे देश में फायदा होगा वो उसी का वहां पे खेती कराते थे इंडिया में, और उसको फिर वो लेके जाते थे अपने यहाँ पे ही फैक्ट्रीज वगैरह में, उसको विनिर्माण करके, और फिर वो हमारे ही भारत को बेचते थे।
तो इससे क्या हुआ, कैपिटल जो है वो नहीं, मतलब पूंजीगत अभाव हो गया, मतलब कोई बहुत बड़ी बड़ी जो है वो कंपनियां नहीं लगी जिससे कि हमारे जो देश वाले हैं, हमारे देशवासी हैं, उनको उसमें काम मिले और उससे उनकी उन्नति हो, ऐसा भी नहीं था। तो इससे क्या हुआ, पूंजीगत अभाव हो गया। अगर हम बात करें तो जो भारत देश है हमारा, वो सिर्फ और सिर्फ एक कच्चे माल का उत्पादन देश बनकर रह गया, मतलब सिर्फ वो रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस कर रहा था। इंडिया रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस कर रहा था, किसके लिए कर रहा था, तो वो इंग्लैंड के लिए कर रहा था। वहां के जो अंग्रेज जो थे वो क्या करते थे, कच्चे रॉ मटेरियल्स को जितना ज्यादा हो जाए उत्पादन करवाते थे, और उत्पादन करने के बाद वो अपने विदेश लेके जाते थे, और फिर उसी तरीके से वो वापस हमारे भारत को एक बहुत बड़ा विशाल बाजार बनाया था जिसमें वो अपने ज्यादा फायदा कमा पाते थे। तो एक तो हमने जब नकारात्मक प्रभाव में देखा तो पहला देखा पूंजीगत अभाव था, और एक कच्चे माल का सिर्फ एक हमारा जो देश है एक देश बन के रह गया था, बाकी इसमें कुछ भी नहीं था। अगर हमने फायदे की बात की तो इसमें एक टिस्को की स्थापना वगैरह हुई थी। महाराष्ट्र और गुजरात में कुछ हद तक सूती पटसन के जो है वो विकास होने लगे थे। मेरे हिसाब से इतना आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अगर हम देखें भारत की व्यापारिक दशा कैसे, तो भारत जो है हमारा वो आधे से ज्यादा प्रतिशत, मतलब 50% ज्यादा जो व्यापार कर रहा था वो तो सिर्फ आपका इंग्लैंड से कर रहा था। इसलिए कर रहा था क्योंकि वही लोग तो हमारे पे शासन कर रहे थे, तो वो क्या चाहते थे कि हमारा जो व्यापार है वो अपने देश में लेके जाते थे और फिर विदेश से लाके हमारे यहाँ ही बेचते थे। तो आधे से ज्यादा जो व्यापार था वो तो हमारा इससे इंग्लैंड से ही हो रहा था। बचा खुचा जो हमारा थोड़ा बहुत व्यापार था वो आपका शेष वाला वो श्रीलंका, चीन और ईरान से हो रहा था। किससे हो रहा था, तो श्रीलंका, चीन और ईरान से हो रहा था। अब इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है स्वेज नहर। स्वेज नहर उस समय पे बंद थी। जब स्वेज नहर खुलती है, जब स्वेज नहर खुल जाती है तो उससे जो है अंग्रेजों को और फायदा होने लगता है, उनका व्यापार नियंत्रण और ज्यादा बढ़ने लगता है। उसका मेन क्या रीजन है, देखिए जब स्वेज नहर 1869 में खुलने लगती है अंग्रेजों का क्या होने लगता है, इससे व्यापार बढ़ने लगता है धीरे धीरे करके। ये बहुत जगहों पे अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं क्योंकि इनका जो रास्ता, जो दूरी था ये काफी कम हो चुका था। स्वेज नहर से बहुत आराम से निकाल करके भारत से सामान को लेके जाते थे और अपना ये व्यापार कर लेते थे। तो आइए थोड़ा सा मैप की मदद से समझते हैं। भारत में व्यापार आसान हुआ, परंतु भारतीय चीजों जब स्वेज नहर जब ये स्वेज नहर जब 1869 में खुलती है तो ये बहुत तेजी से व्यापार करने लगे। जब ये तेजी से व्यापार करने लगे तो ज्यादा उत्पादन करवाते अपने भारत में और जाके उसका व्यापार करते थे। इससे क्या हुआ, जो भारतवासी थे, जो भारतीय लोग थे, वो सामान के लिए उनको अभाव होने लगा। उनको जैसे कि बहुत सारी चीजों के लिए उनको जो इजिली उनको मिल जाती थी उसके लिए उनको अभाव देखना पड़ा, अभाव झेलना पड़ा। तो देखिए मैंने कुछ कोशिश की है कुछ मैप बनाने की कि आपको मैप के तरीके से और अच्छे समझ में आए। ये वाला मैप आपकी एनसीईआरटी क्लास 11th में भी दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया कि आपको समझ में आए कि ये देखिए आप स्वेज नहर जो है यही वाला एरिया है स्वेज नहर का। इससे क्या हुआ, यहाँ से ये अपना सामान वगैरह लाते थे और यहाँ ये स्वेज नहर से निकाल करके ये अपने यूरोप में लेके चले जाते थे। उसके पहले उनको क्या करना होता था, पूरा अफ्रीका के नीचे से घूम करके आना होता था। तो ये वाली दूरी बहुत ज्यादा थी, इसकी जो दूरी थी ये बहुत ज्यादा थी, और ये वाली जो इनकी जो दूरी थी ये स्वेज नहर वाली, मैं यहाँ लिख देती हूँ स्वेज नहर, ये वाली इनकी जो दूरी थी यहाँ पे ये कम हो गई। तो इससे क्या हुआ, इनका व्यापार जो है वो बहुत अच्छे से बढ़ने लगा और बहुत ज्यादा ये व्यापार मतलब इनका जो व्यापार है वो बहुत सारे विभिन्न देशों से होने लगा। इसके कारण जो है वो भारत को बहुत ही अभाव होने लगा। और अगर हम कुछ मायनों में देख रहे हैं कि जो भी चीजें ये कर रहे थे, हमको ये चीज समझनी पड़ेगी, इसको हमको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। ये जो भी चीजें कर रहे थे तो वो हमारे भारत के फायदे के लिए नहीं कर रहे थे, ये अपने देश के फायदे के लिए कर रहे थे। इस वीडियो में मैंने आपको ये सारी जो भी चीजें बताई हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी उसमें आपका ज्यादातर 2-3 क्षेत्र आपके बच रहे हैं, जो है आपके एक औद्योगिक क्षेत्र के बाद आपका एक आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। अंग्रेजों के आने से हमको नुकसान तो बहुत हुए हैं, लेकिन कुछ हद तक कुछ परसेंट जो हमें फायदे हुए हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। पहली वीडियो में मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन और थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया, सेकंड वीडियो मैंने ये बताया, थर्ड वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगी और सेकंड यूनिट की तरफ हम चल पड़ेंगे। मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रही होंगी चीजें, इसलिए मैं आपको इस तरीके से बताती हूँ कि आपके कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। बुक तो आप सबके पास